नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और मैं अगले आधे घंटे बताऊं कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है। वैसे कल के लिए सबसे बड़ा अहम ट्रिगर्स यही है कि वीकली एक्सपायरी होगी, उसका असर देखने को मिलेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में चर्चा होगी और अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आज बाजार में कैसा कारोबार हुआ, लेकिन फटाफट आपको बताते हैं कि शो में क्या खास होगा। अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आप भी इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, शहर का नाम और कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा दूसरा तरीका और भी है। आप सोशल मीडिया का चूँकि ज़माना है तो आप 18 और स्वदेश के फेसबुक, ट्विटर पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, इसको फॉलो कीजिए। वहाँ KKT लिखना है, स्पेस देना और फिर आपको अपना सवाल भेज देना है। एक और तीसरा तरीका भी है, वो भी बेहद आसान है। यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, शो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। उसमें आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपने लिए हैं, किस भाव पे लिए हैं, ये तमाम जानकारी लिख दीजिए। फिर हमारे जानकार जो शो में जुड़ेंगे वो आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। वो बताएंगे कि आपको अब इन शेयरों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और आज जो बाजार पे अपनी जानकारी राय देंगे और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे वो होंगे अविनाश गोरक्षकर और नितिलेश पावस्कर। इन दोनों से समझेंगे कि यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या दिखती है। क्योंकि आज कह सकते हैं कि आज के सत्र में इन दोनों जुड़ भी चुके हैं। इनसे चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले फटाफट आपको बताते हैं कि बाजार में आज हुआ क्या। आज बाजार में हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, खासतौर पे लास्ट के कह सकते हैं 1.5 घंटे में दिन के ऊपरी स्तर के आसपास निफ्टी बंद होने में कामयाब हुआ। इंट्राडे में आज निफ्टी का हाई 19,632 है, 19,611 पे क्लोजिंग हुई है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ। 36 अंकों की तेजी आप मत देखिए, ये देखिए, ये गौर कीजिए कि धीरे धीरे बाजार खिसक के, याद रखिए 19,300 से लेकर 600 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। यानी कि मैं इसे 300 पॉइंट की रैली बीते कुछ सत्रों से मान के चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी देखिए, अगर बैंक निफ्टी आज सपोर्ट कर रहा होता तो निश्चित रूप से बाजार की दिशा और दशा कुछ और होती। बैंक निफ्टी तमाम कोशिशों के बावजूद निचले स्तर से रिकवरी दिखाया, लेकिन तेजी देखने को नहीं मिली। आज इंट्राडे में हाई 44,577 का था, जो लो था 44,207 का था। यानी कि रेंज काफ़ी छोटा था। एक समय यह 44,500 पर टिकने की कोशिश कर रहा था, नहीं टिक पाया, फिर वापस से 44,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। अच्छी बात यह है कि लगातार 44,000 के लेवल को भी होल्ड कर रहा है। तो देखना होगा कि अब यहाँ से और कितनी रिकवरी देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी इसलिए नहीं चला कि आप HDFC बैंक को छोड़ दीजिए तो तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव ही देखने को मिल रहा था आज के ट्रेड में। खासतौर पर 12 शेयरों के इंडेक्स में देखिए तो 9 ऐसे शेयर थे बैंकिंग शेयर जहाँ सीधे तौर पर दबाव देखने को मिल रहा था। चाहे वो IDFC फर्स्ट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स कमजोर थे। इसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला और बैंक इंडेक्स जो है रिकवरी नहीं करा था। लेकिन कुछ सेक्टर्स अच्छे चले आज के ट्रेड में। खासतौर पे FMCG एक ऐसा सेक्टर था जिसमें लगातार दूसरे दिन थोड़ी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि IT में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। आज थोड़ा दबाव था, लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी फार्मा सेक्टर में देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा रियल्टी में एक ऐसा सेक्टर था जहाँ दबाव था। तेलगत शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इस बाजार में भी कई ऐसे शेयर थे जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। पेपर एक सेक्टर था जिसमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिला आज के ट्रेड में। वेस्ट कोस्ट पेपर देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। JK पेपर देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और हेवीवेट स्टॉक्स कह सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स, क्योंकि मिड कैप शेयरों में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। जिलेट देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अलग अलग थीम वाले कुछ स्टॉक्स भी चल रहे थे। खासतौर पर कह सकते हैं कि छोटे स्टॉक्स जो होते हैं प्राइस वाइज, वोडाफोन आइडिया देखिए, वहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। MTNL जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स देखिए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि वैसे स्टॉक जिसके प्राइस कम है वैल्यू वाइज, उन शेयरों में आज के ट्रेड में वापस मजबूती का रुझान बनता हुआ दिखा। शुगर शेयरों में देखिए, द्वारकेश शुगर, धामपुर शुगर, EID पैडी जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली है। तो इंडेक्स में रिकवरी थी, लेकिन चुनिंदा सेक्टर्स से जुड़े हुए शेयर्स आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। अविनाश सर, शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार। हमने देखा कि वापस से बाजार जो है मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ और पिछले दिनों जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में जो तेज़ी दिखने को मिल रही है वो तेज़ी बनी हुई है। क्या कोई चिंता की बात? अभी बाजार इस खासतौर पर कल एक्सपायरी है और मजबूती दिखाएगा? गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रूव हो रही है। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक छोटे दायरे में घूमेगा और हालांकि देखिए आज बाजार शुरुआती सेशन में थोड़ा सा डाउन था, उसके बाद
सेकंड हाफ में निफ्टी ने एक अच्छा उछाल दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी डाउन था। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया, स्पेशली अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे सेक्टर्स देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली आज खरीदारी देखने को मिली। मेरे ख्याल से कल भी ये एक्शन जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशन कैचअप हो रहा है। ऑल्दो मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस बहुत छोटे समय में भाग चुके हैं, बट मेरे ख्याल से जो अच्छी वेल रन कंपनीज है वहां पे कोई भी गिरावट अगर आती है मनीष, तो खरीदने के मौके समझना चाहिए। हाँ, लार्ज कैप में भी मौके अभी अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक लार्ज कैप्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि जो पावर सेक्टर वाले शेयर्स है, जो कैपिटल गुड्स के कंपनियां हैं, वहां पे फोकस करिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस काफी अच्छी तरह से मिलेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैये ही हम हमारे क्लाइंटों को बता रहे हैं। हालांकि इंडेक्स के मूवमेंट में हमको लग रहा है कि एक छोटे दायरे में ही मार्केट्स घूमेगा। तो बाजार सीधे तौर पे जो है छोटे दायरे में ही घूमता हुआ दिखेगा। नितलेश, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी तरफ से क्या रहा है, कोई लेवल आप बताना चाहेंगे? हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल एक्सपायरी है वीकली। देखो, हम लोग थोड़ा सा अभी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, सर को मैं क्लोजली सुन रहा था और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखना पड़ेगा। इंडेक्स को अगर हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर रिटर्न्स हमें वहां पे मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स में मैं एक लेवल को वॉच कर रहा हूँ 19,730। यहाँ पे एक गैप एरिया है, वहां पे कैसे रिएक्ट करता है वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। उसके ऊपर जाता है तो ही हम लोग हमारे जो शॉर्ट पोजीशन है वो एक बार के लिए कट करने की सोचेंगे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फिर से बिकवाली देखने को मिल सकती है। आज का जो लास्ट मोमेंटम जो आया है, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली था और वहां पे फिर से एक शॉर्ट देखने को कल मिल सकता है अगर कोई भी गैप ओपनिंग होता है तो इंडेक्स में 19,750 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलता है तो और रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो भी पोजीशन है मेरे हिसाब से शॉर्ट साइड की बनाएंगे तो इसको रिवॉर्ड फेवर में आ सकते। तो आते तौर पे सीधे तौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके 750 के ऊपर तब जाता है तो थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रसेनजीत जी का सवाल है कोलकाता से। उन्होंने 2 शेयरों पर सवाल पूछा है। IRB इंफ्रा के बारे में जानना चाहते हैं। 2300 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 26 रुपये 72 पैसे के भाव पे। और टाटा स्टील के शेयर है उनके पास 700 शेयर है 108 रुपये के भाव पे। अविनाश सर, क्या राय होगी IRB इंफ्रा को लेके? ये शेयर तो हमने देखा है अच्छी रिकवरी दिखाया है। टाटा स्टील में मेटल स्टॉक्स में हम देखते हैं कि एक दिन रैली देखने को मिलती है, दूसरे दिन चाइना से कोई और खबर आती है तो फिर गिरावट देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, IRB इंफ्रा में मुझे लग रहा है कि इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। नतीजे भी मुझे लग रहा है कि FY24 के काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर नज़रिया 12 से 15 महीने का है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल्स पे मिल सकता है। रही बात टाटा स्टील पे मनीष, तो मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये ट्रिगर है कि यूके में जो टाटा स्टील का एसेट है वहाँ पे बिकवाली का न्यूज़ फ्लो आया है। अगर ये डील जल्द से जल्द होती है तो टाटा स्टील को जरूर फायदा होगा। और रही बात डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का जो खपत है, जो प्राइसेस है, वो काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं। डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मूवमेंट अच्छा है। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील को भी आप होल्ड करिए। इन्होंने अच्छे प्राइस पे 108 पे एंटर किया है। मेरे ख्याल से 135 140 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। प्रसेनजीत जी, दोनों शेयरों का आप होल्ड कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील 135 रुपये तक भी जा सकता है। अगला सवाल आनंद पाटिल का है मुंबई से। जिंदल स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। 220 शेयर के पोर्टफोलियो में है 96 रुपये के भाव पे। और जेन टेक्नोलॉजी इनके पास 57 शेयर 167 रुपये के भाव पे। जेन टेक्नोलॉजी में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या राय होगी? और जिंदल स्टॉक में इनको ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है, क्या राय होगी नितलेश इन दोनों शेयरों पर आपकी? देखो, जिंसल टेक में एक मोमेंटम अभी भी थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो अभी चल रहा है मोमेंटम। तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, 540 530 एक इम्पॉर्टेंट बेस है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके फिर अगर ये 565 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली इसमें एक और रैली देखने को मिल सकती है और यहाँ पे कप एंड अंडर पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो एक मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे तो 520 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मैं नितलेश जेनसार टेक नहीं, जेन टेक, ZEN जेन टेक अभी 834 के आसपास का क्लोजिंग भाव है इसका। BSE कोड होगा जेन TEC। चलिए मैं अपना सर से समझ लेता हूँ। सर, जेनटेक को लेकर क्या राय होगी आपकी?
57 शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो पे 167 के भाव पे। नहीं, इनफैक्ट देखिए मनीष, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अभी हाल ही में ड्रोन कंपनियां बहुत फोकस में आ रही है और इनको लगातार बड़ी ऑर्डर्स मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल का जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि स्टॉक काफ़ी सिग्निफिकेंटली चढ़ चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। गोल्ड की यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट जिंदल स्टॉक के बारे में बता दीजिए निखिलेश। देखिए स्टॉक में मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रह सकते, मोमेंटम है अभी भी स्टॉक में। 380 390 ये लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो डेफिनेटली बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। आपने लोअर लेवल से लिया है, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि ऊपर से काफी चढ़ चुका है स्टॉक। 355 ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, तो 350 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये स्टॉक 380 390 ये लेवल को कट कर देता है तो फिर इसमें और 8 से 10% का एक अपसाइड मोमेंटम और आ सकता है। आनंद जी चूंकि काफ़ी निचले स्तर पर अपने शेयर को लिया, 350 का इसमें स्टॉपर्स लगा लिए, 380 70 के लेवल को पार करता है तो बड़ी तेजी और देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है राजेश जोशी का, मुंबई से है, टीटागढ़ रेल के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 67 रुपये के भाव पे। अविनाश सर, हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिली है। वाकई इतने खर्च हो रहे हैं या कहीं ना कहीं इन तमाम शेयरों ने अगले 3 साल 4 साल आगे के ऑर्डर बुक को भी जो है डिस्काउंट करके इस प्राइस पे ट्रेड करा है? इनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे भाव पे लिए हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए 67 रुपीज में बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इन्होंने एंटर किया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि टिटागढ़ वैगन्स का जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 25-26 हजार करोड़ है और कम से कम 3 साल की विजिबिलिटी तो अभी भी दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ऑर्डर्स इनको मेट्रो से मिल रहा है, इंडियन रेलवे से व्हील रिम्स का भी ऑर्डर मिला है, वैगन्स का भी ऑर्डर मिला है, तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ऑर्डर्स मार्केट के प्राइस में फैक्टर्ड इन नहीं है। हालांकि इनके लिए मुनाफा काफी है। मैं यही कहूंगा कि इनके पास 200 शेयर है तो 100 शेयर्स मुनाफा वसूल कर ले, अपना पूरा कैपिटल निकाल ले और बैलेंस क्वांटिटी जो बनेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की। तो राजेश जी, अविनाश जी की बात को सुनिए। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 100 शेयर में से आप मुनाफा वसूल लीजिए, कोई कैश रखिए, कुछ और शेयर होगा जो थोड़ी देर में अविनाश सर भी बताएंगे, उसमें आप निवेश करके चल सकते हैं और बाकी 100 शेयर आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। मनोज कुमार जी का सवाल है कोलकाता से, जियो फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं। 209 शेयर हैं इनके पास, 253 रुपये के भाव पे। अविनाश सर, इस शेयर पे मैं आपसे ही राय जानना चाहूँगा, क्या राय है जियो फाइनेंशियल को लेके? क्योंकि हाल की लिस्टिंग है तो चार्ट वूट तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इसमें बन नहीं सकता अभी। नहीं, बिल्कुल मनीष, मुझे लग रहा है कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको कम से कम 1.5-2 साल होल्ड करना है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला है। इनफैक्ट इनकी बैलेंस शीट साइज 1,30,000 करोड़ की है। ऑलरेडी एएमसी के बिजनेस के लिए इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ करार किया है और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम जाएगा बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में ये उतरेंगे। तो मेरे ख्याल से जो रियल सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड है इन्वेस्टर को, वो कम से कम 1.5-2 साल में बनेगा। तो यहाँ पे निवेशित रहिए और थोड़ा समय इसमें बिताइए। अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, प्रोवाइडेड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है। तो सीधे तौर पे जियो फाइनेंशियल होल्ड करने की सलाह मनोज जी आपके लिए, और बाकी दर्शकों जिनके पास है वो भी होल्ड करके चल सकते हैं। अविनाश सर ने इस शेयर पे सीधे तौर पे मुहर लगा दी है। नज़रिया आपको 1 से 1.5 साल का रखना है, एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जिस भाव पे आपने खरीदा है उसी के आसपास से शेयर ट्रेड कर रहा है। हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की है, अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। अविनाश सर, वीआईपी स्टॉक्स बताने से पहले कुछ शेयर करना चाहूँगा मैं। पिछले फ्राइडे आप याद होगा आपके साथ हमने शो किया था 25 रुपये में बेहतर शेयर। उसका रिस्पांस काफ़ी बेहतर देखने को मिला। दर्शकों का तो ये कहना था कि सर आपने बहुत कम शेयर बताएं और शेयर आपको बताने चाहिए थे, और उसके बाद हमने देखा कई शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिली। अब हमारे दर्शकों के लिए आप बतौर वीआईपी शेयर कुछ अच्छा स्टॉक्स बताइए। नहीं, बिल्कुल मनीष जी, हम तो ऑलवेज कोशिश करते हैं कि आपके व्यूअर्स को एक अच्छा सेफ और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और लोगों ने सर कमेंट में देखी जाके लोगों ने आपकी बहुत तारीफ करी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। इनफैक्ट मनीष, आज जो शेयर मैंने चुने हैं वो बेसिकली लार्ज कैप में से है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, वहीं पे आपको निवेश करना होता है।
और पहला शेयर जो मुझे पसंद है लार्ज कैप में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए ये मैंने पहले भी ये स्टॉक रेकमेंड किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अगस्त का वॉल्यूम ग्रोथ नंबर आ गया, जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनके पास अगले साल 1.5 साल की है और जिस प्रकार से अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस से भी अगर कोई खरीदता है तो करीबन 1700 का टारगेट आपको 12 महीने में पॉसिबल होगा। ये अगर कोई चाहे तो एसआईपी के मोड से भी थोड़ा-थोड़ा करके इंक्लूड कर सकता है, बट ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। और दूसरा शेयर मनीष जो वापस लार्ज कैप का है, जो पावर जनरेशन में काफ़ी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, वो है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर अभी कंसोलिडेट कर रहा है 255-56 में। इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ग्रीन एनर्जी और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी है, जो अगले 1.5-2 साल में प्ले आउट होगा। ऑलरेडी पहले तिमाही के नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं, पावर जनरेशन का भी थीम मार्केट्स को बहुत पसंद है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 250-255 के रेंज में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव है अगर साल भर का नजरिया है। यहाँ पे करीबन 325-330 का टारगेट प्राइस लेके ये भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो ये दो स्टॉक्स जरूर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट्स में ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट और दोनों ग्रो भी करेंगे। बिल्कुल सही तौर पे ये आपके पोर्टफोलियो को बचाएंगे भी और आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद भी लगाएंगे, यानी कि पैसे से पैसा भी बना के देंगे। 300 रुपये का 330 का टारगेट होगा टाटा पावर में 12 महीने के लिए, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1700 के टारगेट साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। इसमें भी आपको 12 महीने तक शेयर होल्ड करके चलना है। नितलेश आपकी तरफ से बताइए क्या है? देखो मैं 2 स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। पहला होगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम लोग। एक्चुअली इसका ब्रेकआउट 278 के आसपास का था। 280 से लेके 270 285 इस रेंज में आपको बाइंग करना है। 260 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो 330 रुपए के आसपास का टारगेट होगा। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा यूपीएल का। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 590 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यूपीएल में हमें बाइंग करके चलना चाहिए। 610 के आसपास अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है। 570 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला जो टारगेट होगा वो 680 रुपीज का होगा। 680 को अगर ये होल्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 780 तक भी चल सकता है, लेकिन 570 नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। यूपीएल पहले भी नितलेश ने रिकमेंड किया था, हमने देखा तो वहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। इस शेयर का टारगेट स्टॉप लॉस पर नोट कर लीजिए आप लोग। 570 रुपये का इसमें जो है स्टॉप लॉस होगा। खरीदारी करने की सलाह होगी। जो पहला टारगेट होगा 680 रुपये होगा। 680 को पार करता है तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। इसमें 10% का यहाँ से वो मान के चलने की मजबूती देखने को मिल सकती है यूपीएल में। जो दूसरे एक और शेयर जो उन्होंने पसंद किया चंबल फर्टिलाइजर, उनको लगता है खरीदारी करने की सलाह होगी। 330 का टारगेट होगा। इसमें जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है 260 रुपये का। तो अब तक आपको 4 शेयर बताया गया। 2 शेयर जो है निवेश के लिहाज से अगले 1 साल के नजरिए से अविनाश सर ने बताया, नितलेश ने 2 शेयर बताया स्टॉप लॉस के साथ। हमने कई शेयर पर चर्चा हुई, आपके ट्रेडिंग्स के कई सारे। अब बात करते हैं कल के लिए कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा। एक तो वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा वामाक्षी कल के लिए और कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी एक्सपेक्टेड है यूएस की तरफ से, और क्रूड में जो चाल देखते हैं हम, इसी के चलते हम ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा सेट बन जाता है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोजोन की तरफ से जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है और चाइना की तरफ से ट्रेड बैलेंस का डेटा एक्सपेक्टेड है। अगर आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में देखते हैं क्या होने वाला है। तो वीकली एक्सपायरी है कल, तो डेफिनेटली इसी के चलते हमारी नज़र होगी ये इवेंट पर। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो एनएसई इंडाइसेस से निकाली जाएगी। इसके अलावा नज़ारा टेक और वरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, ये दोनों ही कंपनीज फोकस में रहेंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। और आखिर में हमारी नज़र होगी टाटा नेक्सॉन ईवी की फेसलिफ्ट पर। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी ये तमाम बड़े ट्रिगर्स कल के लिए बताने के लिए। अविनाश सर और नितलेश आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो आज हमने देखा कि बाजार जो है कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब रहा, और अच्छी बात ये रहा कि 19,600 के ऊपर बंद हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कल में आज जो तेज़ी की शुरुआत हुई हो, कल बाजार में वो दिखे। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। ये सब कल लगातार दिन भर देखिए 18 स्वदेश पे। लेकिन कल की तैयारी में आज मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।